नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में एक नया अध्याय लेकर, जो कि हमारा रशियन रेवोल्यूशन है 1917 का। तो आइए हम लोग रशियन रेवोल्यूशन करते हैं। इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना आज का थाट ले लेते हैं। थाट हमारा है कि कामयाब उन अपने लिए ना सही मगर उनके लिए बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का रशियन रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉजेज़ करेंगे, रिजल्ट करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, अब रशिया के बारे में पढ़ते हैं। रशिया यूरोप का बहुत ही अच्छा देश माना जाता है और ये बहुत बड़ा देश, सबसे बड़ा देश माना जाता है पूरे विश्व में। इसकी सीमाएं बाल्टिक सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली हुई है। इसकी बाउंड्री कुछ हद तक यूरोप के साथ लगती है और ज़्यादा हद तक आसियान माफ़ कीजिएगा, एशिया के साथ लगती है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 22,0402 वर्ग किलोमीटर के लगभग तक फैला हुआ है। राजनीतिक तौर पे देखा जाए या सामाजिक या आर्थिक तौर पे देखा जाए, इसकी कुछ खास पहचान नहीं थी, मगर 18वीं शताब्दी में पीटर द ग्रेट आने के बाद इसकी पहचान, और कैथरीन के आने के बाद इसकी वो पहचान इन्होंने अपना एक अलग स्तंभ विश्व की इतिहास में गाड़ा मैंने इसको स्थापित किया, अपनी कीर्ति स्थापित की इन्होंने, ताकि इनके देश का नाम हुआ आगे। उन्होंने काफ़ी जो देश थे उनको जीता, और कहा जाता है कि जो हमारे अशोका द ग्रेट पता लगने से पहले ऐसा एक थॉट माना विद्वानों का कहना है कि पीटर द ग्रेट सबसे महान राजा विश्व का हुआ है। ठीक है, उनको हम बड़ी पदवी देते हैं अशोका द ग्रेट से पहले, जब हमें नहीं पता था अशोका द ग्रेट के बारे में, उससे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे समय बीता, इतने राजा अच्छे से काम करने वाले थे, मगर तब भी वो आर्थिक और उन्होंने अपना इतना योगदान दिया, मगर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी वो रशिया को उतनी उन्नति तक नहीं पहुंचा पाए, उसमें वो असफल रहे। उसके बाद देखते हैं कि सुधारों का दौर शुरू होता है कि अब जार सिस्टम में, क्योंकि वहाँ के राजा को जार बोला जाता है, तो सुधारों का कार्य शुरू होता है, क्योंकि जनता समय के साथ, परिवर्तनों के साथ सुधार भी मांगती है जो उसके हित के लिए होता है। तो उसके लिए सोचा, मगर हाँ, तो राजगद्दी पे जो अलेक्जेंडर द्वितीय के राजगद्दी पे बैठने के साथ ही जो सुधारों का सिलसिला चालू होता है। मगर पहले 10 साल सुधार करने के बाद जो हमारे निकोलस माफ़ कीजिएगा, अलेक्जेंड्रो सेकंड जो थे, उनको 10 साल सुधार काम करने के बाद उस 10 साल के बाद वो प्रतिक्रियावादी बन गए और उन्होंने अपने सुधार वापस ले लिए, जिसके कारण लोगों में काफ़ी हलचल होने लगी कि अब क्या करे जाए, क्योंकि उनको लोगों के लिए वो काम ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ निजी सुख देख रहे थे, जिस कारण जनता की सारी अपीलें दलीलें फेल हो रही थी। वो उनके पास जाते थे मगर राजा उनके लिए कोई काम नहीं, बेनिफिट काम कर रहे थे, बेनिफिशियल के लिए काम हो रहा था, जिसके कारण उसमें एक आतंकवादी गतिविधि शुरू हुई, जिसे नाहिलिस्ट भी बोला जाता है। जो उनके कार्यकर्ता थे, मतलब जो आंदोलनकारी थे, उनको इसे क्रांतिकारी भी बोलते हैं, वो नाहिलिस्ट थे। तो इसका बेसिकली शाब्दिक अर्थ है नथिंग, कुछ नहीं। और ये 75 में इसकी शुरुआत हुई, और इसके जो इस शुरुआत हुई, और इसने मतलब काफ़ी अपनी दबदबा दिखाने की कोशिश की। इन्होंने, इनकी फाइट थी अगेंस्ट टू जार, अगेंस्ट टू राजा, अगेंस्ट टू डेस्टिनी, मतलब उनके जो राज डायनेस्टी थी उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो मगर क्या हुआ कि राजा ने इसके खिलाफ, अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी को कुचलने के लिए अहम कदम उठाए। मगर क्या रहा, अंत में 1881 में वो खुद इसमें इनके बॉम्ब का शिकार हो गया, खुद वो मारा गया। उसके बाद उसका बेटा बना, गद्दी पे बैठा अलेक्जेंडर तृतीय। उसका भी वो भी 94 तक रहा, और 94 के बाद भी वो उसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद गद्दी पे बैठे 94 से लेके निकोलस सेकंड, जो कि इनके बेटे थे अलेक्जेंडर तृतीय के, वो 1917 तक रहे। वो लास्ट जार माना जाता है रशियन रेवोल्यूशन का। इसके साथ 1905 में भी रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि 1905 में जापान और रशिया की लड़ाई हुई, जिसमें कि इतने से छोटे से देश थे, रशिया जैसा विशाल देश हार गया। कहा जाता है ना कि समुद्र में छोटी सी मछली से शार्क या व्हेल हार जाए तो बात होती है, तो बेइज्जती होती है, तो वही है। तो उसमें इस कारण इसकी काफ़ी बेइज्जती हुई। तो जो यहाँ की जनता थी उसने भी
विद्रोह किया कि जब हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई है तो हमारा ज़ार जो है, हमारे जो राजा हैं, हमारी जो कीर्ति है, वो अगर हमारे मतलब हमारे काम नहीं आ रहे हैं या हमारे देश के डेवलपमेंट में काम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम लोग नहीं, हमारे पावरफुल देश चाहिए, वो ये लोग बनाने में असमर्थ थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो करती हैं कि हाँ रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या नहीं। तो इनके साथ ही जब राजगद्दी ख़त्म होने का टाइम आ रहा था तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की आई 1898 में, जिसने 1903 में विघटन हुआ। और उसके बाद उसने एक जो लेनिन और केरेंस्की की पार्टी बनी, ठीक है, जिसे बोल्शेविक पार्टी भी बोला जाता है, जो लेनिन की पार्टी थी जो सत्ता में आई, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल में जाके बात करेंगे। पहले हम लोग कॉजेज़ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमने देख ही लिया है कि जार की अयोग्यता हमेशा होता है। अगर हमारे पास योग्य शासक नहीं है तो हमारा देश डेवलप कभी नहीं कर सकता, इसीलिए योग्य शासक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का पॉइंट आता है अलेक्जेंडर सेकंड के बारे में लोग पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर सेकंड 10 साल तो उसने काम अच्छा किया, मगर 10 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ उसको कि वो प्रतिक्रियावादी बन गया और उसने सिर्फ निजी सुख देखा, ना कि जनता का सुख देखा, जिसके कारण उसके जो साथ के लोग थे वो भी उससे परेशान थे और जनता तो थी ही थी, जिस कारण उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होनी पड़ी। और उसी के दौरान एक आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई, नाइलिज्म स्टार्ट हुआ, एक विचारधारा शुरू हुई जो कि जार के अगेंस्ट थी। और इसको कुचलने के लिए राजा ने बहुत से कदम उठाए, मगर अंत में क्या हुआ, वो खुद इनका शिकारी हो गया और बॉम्ब के द्वारा वो मारा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जार की रूसीकरण की नीति। जो राजा था वो क्या चाहता था कि जितने भी जैसे अलग अलग कंट्री के या अलग अलग विचारधारा, संस्कृति, अलग अलग सोच, अलग अलग जाति, अलग अलग देश के लोग जो रशिया में रह रहे थे, उनको ज़बरदस्ती रशिया का बनाना चाहता था, उनका रूसीकरण करना चाहता था कि जो रूस की सारी चीज़ें उन पर थोपी जाए, वो सारी चीज़ें करना चाहता था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम मान लो जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं राजा हूँ तो मैं अपने देश की सारी चीज़ें, चाहे विदेशी हैं चाहे कोई भी हो, मैं उन पर थोपूँगा। तो वो चीज़ वो करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसानों की असंतोष वाली अवस्था, हाँ ठीक है। 1861 में किसान दासों को अलग कर दिया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, उनको कुछ ज़मीनें देके उनको बोला कि आप अपना कारोबार शुरू करिए। मगर अभी भी जो उनको ज़मीनें दी थी वो उससे असंतोष थे। अभी भी बहुत सी ज़मीनें ज़मींदारों के पास पड़ी हुई थी और उन पर ज़मीनें दे के उन पर कर का बोझ बहुत कर दिया था, जिस कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई। और वो उन्होंने डिमांड करी, नहीं हमें अच्छे तरीके से और हमारे पास जो बोझ दिया हुआ है इसको भी ख़त्म किया जाए और ज़मीनों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। ये था, इसके लिए आवाज़ उठी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नौकरशाही की अयोग्यता, ठीक है। नौकरशाही भी योग्य नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि मान लो अगर नौकरशाही में उनके वही थे मंत्री, पुलिस वाले हो गए, न्याय वाले हो गए और भी चीज़ें वाले हो गए, तो मंत्रिमंडल उनका अच्छा नहीं था। मंत्रिमंडल में कहा जाए या जो सेना नायक थे, ये सारे लोग थे जो उनके जैसे कुलीन वर्ग के बोले जाए, जो राजसी में अहम ओहदा रखते थे, वो लोग थे नौकरशाही। उनकी अयोग्यता थी, वो योग्य नहीं थे, वो जनता के लिए काम ही नहीं कर पा रहे थे, जनता की दलीलें सुनी नहीं पा रहे थे, उस कारण भी उनको प्रॉब्लम होती थी। और ये कारण भी था रशिया में रेवोल्यूशन आने के लिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट बनता है रूस और जापान का युद्ध 1905, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि 1905 में रशिया और जापान का युद्ध हुआ और ये युद्ध में रशिया जो था पूरी तरह जापान से हार गया, जिसके कारण क्या हुआ, इसको काफ़ी हानि हुई और इसकी काफ़ी इंसल्ट हुई विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसकी बहुत इंसल्ट हुई, जिसके कारण रशिया देश के लोग, रशियंस जिसे बोलेंगे हम लोग, उनको भी काफ़ी इंसल्ट हुई और वो जार को अब उखाड़ फेंकना चाहते थे और गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे अपने देश में, जिसमें जनता का राज हो, ना कि किसी राजा का हुकूमत हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समाजवादी दल की व्यवस्थापना। 1898 में समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया। 1903 में 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था, बोल्शेविक पार्टी में हो गया था, उसके बाद इसके बोल्शेविक पार्टी और एक अन्य पार्टी में भी हो गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केरेंस्की और लेनिन, इन्होंने अपना काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़े, मगर क्या हुआ कि सॉरी मैकेनेक्सिक ऐसी कुछ नाम था, वो मैं आपको अच्छे से कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि इस ये पार्टीज बनी और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, जो जनता की आवाज़ के लिए फाइट किया, और ये खासकर मजदूर वर्ग को ज़्यादा ध्यान में रख के काम करती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट आता है रूसी सेना की अयोग्यता। रूसी सेना विश्व युद्ध में भी उतर चुकी थी, उसमें भी ये असफल रही। उधर से जितनी हो सके सेना इन्होंने वहाँ लगानी शुरू कर दी, मगर क्या रहा, अब जब सेना हारेगी तो सेना जब मान लो युद्ध जब वापसी होगा तो जितनी सेना, पहले सारी सेना को भेज दिया वहाँ पे जितने लोग थे। उसके बाद युद्ध में सेना हार रही है, उसको खाना पीना सब चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से इकोनॉमिक सारी चीज़ें जा रही हैं वहाँ पे युद्ध में, सेना के लिए खाना जा रहा है, कपड़े जा रहे हैं, सब चीज़ जा रही है। इसके कारण देश में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी और सेना भी बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि वो लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और वो अब हारनी शुरू कर रही थी, जिस कारण रशिया की इंसल्ट विश्व स्तर पे होने लगी थी और उसको बड़ी क्षति पहुंची थी। उसके योग्य सेनापति नहीं रह पाए थे, जिस कारण सेना का मनोबल डाउन हो गया था, और वही रहा कि सेना का मनोबल डाउन हुआ और उसकी अयोग्यता पूरे विश्व स्तर पर पता लगी और सेना के सारे लोग वापस आने लगे। ठीक है, एक ये बात होती है, ये भी कारण रहा है रशियन रेवोल्यूशन के। हड़तालें व एवं प्रदर्शन, स्ट्राइक्स और प्रदर्शन, ये तो नॉर्मल सी बात है, मेरे को लगता है आपको भी पता होगा कि जब भी किसी मजदूर वर्ग का काम हो ना हो या किसी भी बंदों की या डिमांड ना सुनी जाए आज के युग में भी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, वो स्ट्राइक्स करते हैं, काम बंद हो जाएगा, मिल बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, स्ट्राइक्स करते हैं, हड़तालें करते हैं। तो वही उस समय भी किया गया था कि जनता की राजा हमारी बातें नहीं सुन रहा है, तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे और राजा के अगेंस्ट नारेबाजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला पॉइंट आता है कि रूसी सेना की अयोग्यता भी हो गया हमारा, हड़ताल भी हो गया, समाजवादी दल भी हो गया, किसानों की असंतोष दशा भी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इस क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। मैं एक बारी माफ़ कीजिए, मैं एक बारी फिर से आपको रूसी सेना का बता दूँ, आई थिंक उसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगी। रूसी सेना की अयोग्यता से हमारा सीधा तात्पर्य ये बनता है कि जो रूसी सेना है उसने युद्ध में भी भाग लिया, महायुद्ध जो चल रहा था उसमें भी हुआ, 1905 में भी उनका जो था कि हार हुई जापान के साथ, काफ़ी इंसल्ट होने लगी। तो अब क्या हुआ कि सेना को अब मनोबल टूट चुका था, सेना नायक भी डाउन होने लगे थे, उनको ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, वो भी आई थिंक कुछ मार भी गए थे उसमें, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं होती इसलिए मैं इसकी बात नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे सैनिक जो थे वो अब वापस अपने देश, अपने घर वापस आ रहे थे, जिस कारण इस युद्ध में जो हुई क्षति रशियन को हुई थी, उस कारण जितने भी लोग थे वो बहुत ग्रस्त थे और वो वापस अपने देश में आते, इस कारण देश में फिर से बेरोजगारी का काम शुरू हो चुका था। ठीक है, और उनको काफ़ी मतलब ये रहा कि टोटली प्रॉब्लम चल रही थी रशिया के लिए। ठीक है, तो राजा इन सब की चीज़ों के लिए भी अयोग्य साबित हुआ, वो सेना के लिए उपयोग साबित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण और मजदूरों की बुरी हालत। औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें आ गई, मशीनें आने के बाद क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद जहाँ 10 लोगों का काम हो रहा था वहाँ पे एक मशीन 10 लोगों का काम कर रही थी, जिस कारण क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो रहे थे। ठीक है, तो उस कारण क्या हुआ कि लोगों को काफ़ी मजदूर वर्ग जो था वो रोड पे आ गया कि अब हमारी नौकरी भी चाहिए भाई, बेरोजगारी फैला के थोड़ी ना रहेंगे। तो इस कारण भी औद्योगिक क्रांति आने से तो आया, ताकि फिर इंडस्ट्री, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ क्या हुई, वो आनी शुरू हुई और उसमें जो लोग थे मजदूर वर्ग के लिए काम हुआ, पर लोग नहीं सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो इस कारण मजदूर वर्ग का भी हाथ है इस रेवोल्यूशन को उत्पन्न करने के लिए। आइए हम लोग अब अपना, ये हमारा कॉजेज़ होता है, और आइए अब हम लोग अपना रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा सबसे पहला इम्पैक्ट है निरंकुश राजतंत्र का अंत। राजा वही रहा कि 1917 में राजाओं को ख़त्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई, इसमें बोल्शेविक पार्टी जो थी वो सत्ता में आई और उसने काम किया, तो ऐसे राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई वहाँ पे। दूसरा अंतर है रूस में साम्यवादी प्रशासन की स्थापना हो गई। साम्यवाद था, ये लेनिन की पार्टी थी, लेनिन ने बहुत अच्छा काम किया, उसने इस देश में जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी राजाओं के द्वारा उन सबको ठीक करने के लिए लेनिन ने अपनी पूरी जान लगा दी और 1924 में इनकी आई थिंक इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद स्टालिन जो इनके मतलब अगले उत्तराधिकारी बने एज ए उसके तौर पे, तो उन्होंने काम किया एक देशभक्त के तौर पे, जो इनके बने उन्होंने काम किया, फिर आगे उसी डेवलपमेंट के लिए काम किया अच्छे से। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट बनता है रूस का युद्ध से निकलना। अब भैया देखें,
अब युद्ध से निकलना ज़रूरी था, अगर युद्ध से नहीं निकलते तो दिक्कत होती। तो इसी तरीके से तो रशिया की जो सेना थी वो युद्ध से निकल चुकी थी, और उसने क्या किया कि वो वापस अपने देश चली गई थी। और युद्ध से निकलने के बाद इनको काफ़ी ये हुआ कि हाँ, इनका जो पैसा एक्स्ट्रा बाहर विदेश में लग रहा था वो पैसा अब अपने देश के विकास के लिए लगने लगा था। ठीक है, उसका औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ आई, उनका डेवलपमेंट हुई, जिसमें लोगों को काम मिला और आर्थिक जो उनको सारी चीज़ें मिली, जैसे मान लो रॉ मटेरियल्स मिलने लगे, और उनके अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी चलने लगा, कमर्शियल चीज़ें होने लगी। इस कारण क्या हुआ, लोग जो थे वो अब उस देश की आर्थिक उन्नति चलने लगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, ठीक, औद्योगिक विकास के जरिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष का अंत हो चुका था। जब पहले मान लो कि एक वर्ग जैसे मजदूर वर्ग काम संघर्ष कर रहा था, किसान वर्ग कर रहा था, वो कर रहा था, अब वो सारे वर्गों का जो संघर्ष था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ देश में डेवलपमेंट की बात हो रही थी और विकास हर वर्ग के लिए हो रहा था। समाज का हर तकबा, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, चाहे उच्च स्तर का हो, चाहे निम्न स्तर का हो, हर वर्ग के लिए काम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते कृषि का विकास होना शुरू हो गया। कृषि का जो बोझ था उसको नियंत्रित किया गया और अच्छे से उनके कृषि के विकास के लिए काम किया गया, और नई नई टेक्निक्स दी गई, नई नई चीज़ें लाई गई, और नए नए कुछ कहा जाए तो संस्थाएं भी लगाई गई, ताकि किसानों को कृषि के बारे में शिक्षित कर सकें और उनको नए नए तरीके से जैसे सीड्स को कैसे बीजा जाए, वो सब सारी टेक्निक्स उनको सिखाई गई। ठीक है, उसको लोग देते समानता और समाज कल्याण के लिए। ठीक है, अगर देखो देश समान है, मतलब देश में समानता है तो समाज का कल्याण आराम से होगा। अगर देश के ये नहीं है कि देश में सम्मान सिर्फ एक ही वर्ग से चलेगा, नहीं, समाज का हर तकबा समझे नहीं मैं वो एक है, हम दोनों समान हैं। ये ना हो कि ऊपर वाले समानता का भाईचारा लगाएं, नीचे वाले उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलजुल के रहो तो काम होगा। तो इससे समाज का कल्याण हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे श्रमिक और किसानों, श्रमिक वही का मजदूर वर्ग का भी विकास हुआ, क्योंकि औद्योगिक विकास हुआ तो उनका भी विकास हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये इम्पैक्ट रहे हैं। निष्कर्ष हमेशा हम लोग हर रेवोल्यूशन के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, तो फिर से एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इस रेवोल्यूशन में भी वही हुआ जो अन्य रेवोल्यूशनों में हुआ, कि हमने यूनिटी के साथ हमने एक होके काम किया। मजदूर वर्ग सब वर्ग जो थे उन्होंने मिल के हाथ आगे बढ़ाया, तो हाथ आगे बढ़ाने से उनको रेवोल्यूशन मिला, उनके संघर्ष को रेवोल्यूशन मिला, तो संघर्ष को तेजी मिली। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन ने अपनी देशभक्ति के साथ रशिया को एक गलत हाथों में, गलत सत्ता से बाहर निकाला और अपने देश में अपने देश धर्म को बचाने में वो सक्षम रहे, रशियन पीपल्स। तो इस कारण हम लोग देखते हैं कि ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इसकी PDF हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी देने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो मैं यही कहूँगा, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है ADS स्टडीज़ जोन। किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।